नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हिंदी जो आदिकाल है उसको किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया था। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन थे, किसने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस टॉपिक के एंड तक बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो मैं ऐसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, पहला इतिहास जो लिखा था हिंदी साहित्य का, वो गारसा दत्त तासी नाम से एक विद्वान हुए हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि ये कोई बाहर के व्यक्ति हैं। कौन है, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर देखिए, ये एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक, फ्रेंच विद्वान थे और जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है वो भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा है। जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है वो गारसा दत्त तासी के द्वारा लिखा गया और फ्रेंच भाषा में वो लिखा गया है। फिर इसके बाद है, इसकी जो रचना हुई है, मतलब जो नाम है इस ग्रंथ का, वो है हिस्toire de la littérature andouille et हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, तो नाम भी उर्दू भाषा का है, ठीक। तो मतलब फ्रेंच भाषा का है, माफ़ कीजिएगा, उर्दू का नहीं है, फ्रेंच भाषा का नाम है। अब इसका मतलब क्या होता है? हिस्toire का मतलब होता है इतिहास, ठीक। फ्रेंच भाषा में हिस्toire को कहते हैं इतिहास। द ला लिटरेचर से आपको समझ में आ ही रहा होगा, लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक। इसके बाद है एंडोई ए हिंदुस्तानी। यहाँ पे दो वर्ड हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एंडोई का मतलब होता है हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, यानी कि हिंदी जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाती थी। और जो दूसरा है हिंदुस्तानी, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उनके द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी, यानी कि हिंदी तो थी लेकिन उसमें उर्दू के शब्दों का क्या था, मिश्रण था, ठीक। तो दो प्रकार की यहाँ पे भाषाएं उभर के आई, एक तो प्योर हिंदी है, दूसरी क्या है, उर्दू मिश्रित हिंदी है, ठीक। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो ग्रंथ था इसमें मतलब जो एंडोई या हिंदुस्तानी किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग अगर पूछ ली जाती है तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए, इसका जो रचना काल है, कब हुआ, कितने भागों में हुआ, अब ये जान लेते हैं। 5 भागों में और 2 संस्करण इसके निकले थे, ठीक है। पूरे टोटल अगर हम देखें तो इसके 5 भाग थे और संस्करण जो थे वो 2 संस्करणों में इसको निकाला गया था, ठीक। पहला जो संस्करण था वो, उसमें 2 भाग थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संस्करण वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग जो था इसका वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जो दूसरा भाग था वो 1847 में, यानी कि 1847 में प्रकाशित हुआ था। कभी कभी आपके पास ये सन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। फिर है द्वितीय संस्करण। हमने कहा था ना 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ और 5 भाग थे टोटल, तो 2 भाग तो ये हो गए, पहला संस्करण, ठीक है, 2 भागों में। और जो दूसरा संस्करण था वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके पहले और दूसरा संस्करण 1870 यानी कि 1870 में प्रकाशित हुआ था। और जो लास्ट यानी 5वां भाग या तृतीय संस्करण जिसे हम कहें, दूसरे संस्करण का तीसरा भाग जो था वो 1871 यानी कि 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। 3 भाग और 2 भाग यानी कि टोटल 5 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कितने भागों में था, ठीक। तो वहां पे आप लिखोगे 5 भाग और संस्करण पूछा जाएगा तो 2 संस्करण इसके प्रकाशित हुए थे, ठीक। फिर है, अब इसका प्रकाशन किसने किया था, क्योंकि उस समय देखो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, यहाँ पे कोई वैसे व्यवस्था नहीं थी, कोई छापा खाना नहीं था, इतने विकास नहीं था कि हम मतलब मशीनें इस तरह से कोई वैसे डेवलपमेंट नहीं था। तो जो व्यक्ति थे वो फ्रेंच विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है इसका प्रकाशन भी कहीं बाहर ही हुआ होगा। तो देख लेते हैं, द ओरिएंटेड ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ध्यान रखिएगा आयरलैंड में ट्रांसलेशन कमेटी थी, उसने इसका प्रकाशन करवाया था, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ।
इसके बाद देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो ग्रंथ था ना, ये जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इसमें 2 विद्वान उभर कर आए आगे चलकर, जिन्होंने इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया था। एक तो इसका उर्दू में अनुवाद हुआ था और दूसरा इसका हिंदी में अनुवाद हुआ था। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो उर्दू में अनुवाद किया था वो किया था करीमुद्दीन ने। एक व्यक्ति हुए हैं करीमुद्दीन, और उन्होंने उसका अनुवाद उर्दू में किस नाम से किया था? तबकात उ शस्वरा, ठीक है। और ये हुआ था 1848 यानी कि 1848 ईस्वी में इन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक। इसके बाद अगर हम हिंदी अनुवाद की बात करें तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रयाग विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। उन्होंने इसका प्रकाशन हिंदी में किया और इसका नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, और 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। अब देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने आगे चलकर हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखा, तो वो उन्होंने इस ग्रंथ की जब आलोचना की, आगे जब बात उभर कर आई, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? वृत्त संग्रह है। केवल वृतांत इसमें है, बाकी इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। और इसी कारण इसमें बहुत सारी कमियां मानी गई, आगे हम थोड़ा बात करेंगे उस पर। तो इसी कारण इन्होंने इसे वृत्त संग्रह कहा और सर्वसम्मति से इस ग्रंथ को अमान्य घोषित किया गया, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में इसको अमान्य घोषित किया गया। हम इसको हिंदी का पहला इतिहास के रूप में तो पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास यानी वास्तविक जो इतिहास की बात आती है तो वहाँ पे इसको अमान्य माना गया है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको अमान्य क्यों माना गया है। सबसे पहली कमी तो इसकी यही थी क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास था और इसको लिखा गया किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का था तो हिंदी में होना चाहिए था, लेकिन ये था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। पहली कमी हो गई। दूसरी कमी ये है कि इसमें जो हिंदी साहित्य का हमारा पूरा काल विभाजन है वो नहीं किया गया था, ठीक है। आगे चलकर हम आगे अन्य विद्वानों को भी पढ़ेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था और जो मान्य पुस्तकें थी। लेकिन इस पुस्तक का अमान्य होने का एक कारण ये भी था कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, ठीक। तीसरी एक और विशेषता है, इसमें जो जिन ग्रंथों के या जिन कवि, जिन लेखकों की हम बात करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, उनको जो क्रम दिया गया था वो उनके रचना काल के आधार पर नहीं दिया गया था, बल्कि आकार आदि क्रम में दिया गया था। आकार आदि का मतलब होता है जैसे अल्फ़ाबेटिक, आप जिससे समझते हो अल्फ़ाबेटिक, जैसे ए या हम हिंदी में कहें अ वर्ण वाला जो नाम होगा वो पहले आता है और उसके बाद वर्णमाला जिस तरह से बढ़ती है उसी तरह से नाम आते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने जिस व्यक्ति का जैसे अ नाम वाला पहले, तो जितने भी साहित्यकार इन्होंने इस ग्रंथ में उनका नाम दिया है उनमें सबसे पहले अ वर्ण के जितने, चाहे उसका कार्यकाल पीछे हो या आगे हो, तो इस क्रम में उन्होंने उसको विभाजित किया है या इनको रखा है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमियां थी इस ग्रंथ के अमान्य होने की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आए और इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संशय आपका हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।